नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने जॉब्स वाला के चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्लासेस को ऑफिशियली चालू कर रहे हैं। पिछली 2 क्लासेस में हमने सिलेबस डिकोडिंग और एग्ज़ाम पैटर्न इन सब की चर्चा की हुई थी। आज से यहाँ से प्रॉपर क्लासेस चालू हो रही हैं। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। बट जो चालू हो रहा है वो यूनिट 1 से हम कंटेंट को चालू कर रहे हैं। टोटल 10 यूनिट है, जैसे कि मैंने एग्जाम के पैटर्न और डिस्कशन में सिलेबस में चर्चा करी थी। पार्ट बी में 10 यूनिट में से हम पहली यूनिट को अभी चालू कर रहे हैं। ये जो पहली यूनिट है उसका नाम है जो टॉपिक है एग्जैक्टली उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन। हमको 2 चीज़ों के बारे में चर्चा करनी रहेगी। खाद्यान्न का, खाद्य का, भोजन का, फूड का इतिहास क्या है और उसके प्रिजर्वेशन का इतिहास क्या है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हमको विस्तार से चर्चा करनी रहेगी। चालू करते हैं हम यहाँ से क्लास को। आप में से जो लोग पहली बार जुड़े हैं, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वह भी इन क्लासेस से जुड़ पाएँ। इन सभी क्लासेस के नोट्स उपलब्ध हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी जो यूनिट 1 में हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, खास करके इस टॉपिक के अंतर्गत यूनिट 1 का जो पहला पॉइंट है वो कहता है हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन। हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन के अंतर्गत हम कई पॉइंट पढ़ेंगे। इन कई पॉइंट्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे मैं उसकी बात कर लेता हूँ आपसे। एक, हम हिस्ट्री ऑफ फूड ही पढ़ने वाले हैं, है ना, इस चीज़ को समझ लेना है। एक तो हम हिस्ट्री ऑफ फूड पढ़ने वाले हैं। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ फूड को भी हम डिवाइड करेंगे कई हिस्सों में, बट उसको यही समझ रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ फूड क्या है वर्ल्ड लेवल पे। दूसरा, न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल्स क्या हैं, पुराने संसार की जो सब्जियां थी विश्व की वो क्या हैं, और नए वर्ल्ड ऑर्डर की सब्जियां क्या हैं वो देखेंगे हम, है ना। इसके अलावा कोलंबियन एक्सचेंज क्या है, कोलंबियन एक्सचेंज के कारण ये न्यू और ओल्ड क्रिएट हुआ। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। जब हिस्ट्री ऑफ फूड ऑफ वर्ल्ड के स्तर पे देखेंगे तो उसी चीज को आप इंडिया के स्तर में बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है इसी में फूड इंग्रेडिएंट्स, क्विजिन्स एंड ग्रेन्स मेंशन्ड इन एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स। ठीक है, कि भाई ऋग्वेद में बहुत सारे क्या है अनाजों का चर्चा आता है, बहुत सारे खाद्यान्नों का चर्चा आता है। वो क्या है, कौन कौन से ग्रंथ में किस किस बात की चर्चा की गई, बहुत डिटेल में इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही है, हिस्ट्री है ना। इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन क्विजीन, है ना, कि भाई भारतीय जो खाद्यान्न है, भारतीय जो अनाज हैं, सब्जियां हैं, पूरा वो है हमारा सिस्टम चल रहा है खाद्य खाने का, उसमें कौन कौन से कल्चर का इम्पैक्ट आया। मतलब ब्रिटिश कल्चर का क्या इम्पैक्ट आया, यूरोपियन कल्चर का क्या इम्पैक्ट आया। मतलब यूरोपियन हम अलग से देखेंगे, ब्रिटिश अलग से देखेंगे। यूरोपियन में भी हम ग्रीक्स को अलग देखेंगे, डचेस को अलग देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मुगल कल्चर का क्या इम्पैक्ट आया, मुगल को हम किसके अंदर देख लेंगे, पर्शियन के अंदर अंदर अंतर्गत देख लेंगे। ठीक है, तो ये हर उसका क्या इम्पैक्ट आया इसको हमको देखना रहेगा। मतलब कि वो लोग हमारे यहाँ क्या क्या चीजें लेकर के आए, है ना। इसके अलावा फूड, हिस्ट्री ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, इसके मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो टॉपिक हुए आपके हिस्ट्री ऑफ फूड के हुए। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या रहा, एंशिएंट टाइम में क्या तरीके चलते थे। भाई ड्राइंग कर ली, सुखा दिया है। आपके घर में रसगुल्ला बनता है, चलो हमने कहा कि रसगुल्ला को तुमने चाशनी में डाला ताकि मीठा हो जाए, लेकिन मैं कहता हूं कि जो चाशनी है वो सिर्फ उसमें मिठाई का काम नहीं कर रही है, वो एज अ प्रिजर्वेटिव एजेंट भी काम कर रही है। समझ रहे हो, प्रिजर्वेटिव एजेंट भी काम कर रही है। तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज थी जो खराब हो सकती थी तो उसको पन्नी में पैक करके नमक के थैली के पास रख दिया अथवा उसके ऊपर नमक डाल दिया, तो क्या हुआ भाई, नमक उसके प्रिजर्वेटिव एजेंट के रूप में काम करने लग गया। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या क्या यूज किया जाता था। इसके अलावा एक आखिरी में टॉपिक आएगा इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन फूड प्रिजर्वेशन। भाई पहले फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक क्या होती थी, ड्राइंग कर लो, फ्राइंग कर लो, है ना, ये सब करवाया जाता था। आज की तारीख में बहुत सारी तकनीकें आ गई हैं, जैसे उदाहरण के लिए
इरेडिएशन करवा लो, एसेप्टिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लो, ठीक है, कोल्ड प्लाज्मा का प्रयोग कर लो। तो ये सब कहाँ से आया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से आया, ठीक है। तो हम इसको भी समझने का चालू करेंगे। अब इस सब में जाने के पहले, इतिहास में जाने के पहले, पहले ये तो समझ लें कि भाई खाना क्या है, फूड क्या है एग्जैक्टली, है ना। फूड की डेफिनेशन क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। तुम्हारे नजरों में फूड की डेफिनेशन अलग होगी, मेरे नजरों में फूड की डेफिनेशन अलग है, ठीक है। तुम मेरे को क्या है ना, दाल भात दे दो, वही मेरे लिए फूड है, स्वर्ग है वो, है ना। लेकिन एफएसएसएआई कुछ और कहता है। एफएसएसएआई कहता है, और ये एफएसएसएआई कहाँ कहेगा? तो एफएसएसएआई का क्या है, कानून बना हुआ है ना, एफएसएसएआई का कानून बना हुआ है। एक मिनट। एफएसएसएआई का एक कानून बना हुआ है। वो कानून कब आया था? 2006 में आया था ना। वो कानून कब आया था? 2006 में आया था। और ये जो कानून 2006 में लाया गया था, है ना, ये जो कानून 2006 में लाया गया था, इस कानून के माध्यम से, एक मिनट, पेन का प्रॉब्लम है। आ गया है ना। देखो, ये जो 2006 में कानून लाया गया था, इस कानून के माध्यम से भारत सरकार ने फूड को डिफाइन करने का परिभाषित किया। पहली बात ये समझो कि फूड को डिफाइन क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फूड के नाम पे मार्केट में बिक रही हैं, लेकिन फूड नहीं है और तुम खा जाओगे। इसलिए पहले फूड को डिफाइन करो कि फूड क्या है, और हमारे एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा महत्व रखता है, ठीक है। तो अब आता है कि ये फूड कहाँ डिफाइंड है। तो ये फूड डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 के सब क्लॉज जे में। कहाँ पे डिफाइन किया गया? सेक्शन 3 के सब क्लॉज जे में डिफाइन किया गया है कि खाना क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्लॉज सेक्शन 3 ऑफ जे ऑफ एफएसआई एक्ट, है ना, एफएसआई एक्ट, फूड रिफर्स टू एनी सब्सटेंस। फूड का मतलब क्या होता है? एनी सब्सटेंस वेदर प्रोसेस्ड, मतलब किसी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया हो। जैसे उदाहरण के लिए चिप्स, चिप्स आती है मार्केट में, एक प्रोसेसिंग के माध्यम से बनाई जा रही है। भाई आलू लिया तुमने, फिर उसको काटा, एक लंबी प्रोसेस चलाई उसमें, देन वो तुम्हारे पास आया, ठीक है, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हो गया। दूसरा, पार्सली प्रोसेस्ड भी हो सकता है, कि भाई पूरा प्रोसेस नहीं किया गया, किसी एक स्टेज में उसको प्रोसेस किया गया, बाकी वो नेचुरल फॉर्म में उपलब्ध है। जैसे उदाहरण के लिए एप्पल है तुम्हारा, है ना, एप्पल को क्या कर दिया गया सिंपल से, पेड़ में उगा वो, और उसके बाद उसको इंडस्ट्री में लेकर के गए, और उसमें कुछ कोटिंग एजेंट्स ऊपर लगा दिए ताकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, और उसको मार्केट में ला दिए। ये पार्सली प्रोसेस्ड हो गया, ठीक है। इसके अलावा अनप्रोसेस्ड, डायरेक्ट मार्केट में आ जाए, भाई गेहूं उगा था खेत में, बाजार में आ गया, बात खत्म। अनप्रोसेस्ड दैट इज इंटेंडेड टू फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो कोई भी ऐसी पदार्थ, कोई भी ऐसी चीज जो प्रोसेस्ड हो, पार्सली प्रोसेस्ड हो, अनप्रोसेस्ड हो, लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन के प्रयोग के उद्देश्य से उसको बनाया गया है, उगाया गया है, तो वो क्या कहलाएगा? फूड कहलाएगा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कई सारी चीजें शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? सबसे पहले समझो, प्राइमरी फूड शामिल है। प्राइमरी फूड को भी डिफाइन किया गया है, कहां पर? उसी फूड सेफ्टी वाले हमारे एक्ट में ही, 2006 वाले में, किस कहां के तहत उसको डिफाइन किया गया? सेक्शन 3 के सब क्लॉज जेड के में डिफाइन किया गया। अब इस चीज को यहीं पर समझ के चलते हैं, ठीक है, इस चीज को यहीं पे समझ के चलते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, वेबसाइट में जाएंगे, किसकी? एफएसएसआई की वेबसाइट में जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे एफएसएसआई के एक्ट मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अभी मैं इंग्लिश वाला ओपन कर रहा हूँ। एफएसएसआई के एक्ट में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर सेक्शन 3 के सब क्लॉज जे में जाना है ना। सेक्शन 3 के सब क्लॉज जे में जाएंगे तो ये सेक्शन 3 का सब क्लॉज जे, जैसा कि मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डिफाइन कर रहा है यहाँ पर फूड क्या होता है, ठीक है। ये यहाँ पर डिफाइन कर रहा है फूड क्या होता है। क्या कहता है फूड क्या होता है? ठीक है, ये कहता है फूड क्या होता है, ये लिखा हुआ है, फूड मीन्स एनी सब्सटेंस वेदर प्रोसेस्ड, पार्सली प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड विच इज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड इंक्लूड्स प्राइमरी फूड, ठीक है। तो ऐसा कोई भी खाना जो प्रोसेस्ड हो, अनप्रोसेस्ड हो, या फिर पार्सली प्रोसेस्ड हो, और ह्यूमन कंजम्पशन के उद्देश्य से उसको बनाया गया है, तो क्या कहलाएगा? फूड कहलाएगा। उसमें क्या क्या शामिल है? तो प्राइमरी फूड शामिल है। अब प्राइमरी फूड की डेफिनेशन कहाँ दी हुई थी? तो एफएसएसएआई के एक्ट के 2006 के एक्ट के सेक्शन जेड के में दी हुई थी, 3 जेड के। अब सेक्शन 3 में अभी मैं बैठा हुआ हूँ, ये सेक्शन 3 का जेड एफ हो गया, जेड जी हो गया, जेड एच, जेड के, ये रहा, है ना। अब जेड के में क्या कहता है? प्राइमरी फूड की डेफिनेशन समझ लो, वहां पे जो लिखा हुआ पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ क्या है। ऐसा कोई भी खाद्यान्न पदार्थ जो नेचुरल तरीके से हॉर्टिकल्चर की प्रक्रिया के माध्यम से या एग्रीकल्चर की प्रक्रिया के माध्यम से खेत में उगाया गया हो, प्राइमरी फूड कहलाता है, बिना किसी प्रोसेस वाला, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं डेफिनेशन हम इसकी। ये डेफिनेशन में क्या कह रहा है हमसे? डेफिनेशन में कहता है कि प्राइमरी फूड मींस एन आर्टिकल ऑफ अ फूड बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑफ एग्रीकल्चर
और हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर मतलब डायरेक्ट तुमने खेत से उगा लिया, हॉर्टिकल्चर वही खेती की एक प्रक्रिया बागवानी वाली। ठीक है, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन की प्रक्रिया के माध्यम से, अथवा एंड ड्राइंग और एक्वाकल्चर, सॉरी डेयरिंग और एक्वाकल्चर मतलब दुग्ध पालन के माध्यम से, या फिर एक्वाकल्चर मतलब मच्छी पालन के माध्यम से भी तुमने उगा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी चीज जो अपने नेचुरल फॉर्म में इन तरीकों से आ रही है तो प्राइमरी फूड कहलाती है। समझ रहे हो, है ना? तो ये कि चीज क्या कहलाती है, तो प्राइमरी फूड। अब प्राइमरी फूड क्या है? फूड है। समझ रहे हो, प्राइमरी फूड क्या है? फूड है, एफएसआई की डेफिनेशन के अनुसार। एक बात, दूसरी बात आ जाती है इसी में समझने के लिए, इसके अलावा और क्या शामिल है फूड में, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड फूड। अब अगेन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या होगा, ये इसके तहत डिफाइन तो इसमें बता दिया फूड के तहत कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड फूड होगा, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में अलग से डिफाइन कर दिया गया है कि किसको हम फूड के तौर पे अभी अलाउ करेंगे और किसका अलाउ नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल का उत्पादन हो रहा था, बीटी ब्रिंजल के उत्पादन को अभी रोक दिया गया है, बीटी कॉटन का उत्पादन चल रहा है। क्यों? क्योंकि बीटी कॉटन का कंजम्पशन हम नहीं कर रहे हैं, बीटी ब्रिंजल कंजम्पशन हम करते थे, करेंगे, है ना? तो बीटी ब्रिंजल भाटा, ब्रिंजल मतलब भाटा, तो भाटे के उत्पादन को रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि उससे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की वजह से कुछ समस्याएं हो सकती थी। ठीक है, ये इस चीज को ध्यान में रखना है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड फूड और फूड कंटेनिंग सच इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा इन्फेंट फूड, बच्चों के लिए जो मार्केट में अलग अलग कंपनियों के इन्फेंट फूड्स आते हैं, है ना? साल भर के बच्चों के लिए, 2 साल के बच्चों के लिए। इसके अलावा पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, बिस्लेरी, एक्वाफिना, है ना, वो विजय राज वाला। इसके अलावा अल्कोहलिक बेवरेजेस, मार्केट में अभी आप मदिरा की दुकान में जाएंगे, है ना, तो वो जो कुछ भी मिल रहा होगा अल्कोहलिक बेवरेजेस, हमको यहाँ हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, हम पढ़ेंगे उसको आगे चल करके, अभी नहीं। बट इसको अल्कोहलिक बेवरेज में इतना समझ लो कि 40% से लेकर के 60% के बीच में, है ना, सामान्यतया, क्योंकि किसी किसी में 60% भी जा रहा होता है कंसंट्रेशन अल्कोहल का। ये कौन सा अल्कोहल होता है, तो इथाइल अल्कोहल होता है। तो इसका कंसंट्रेशन वेरी करता रहता है, उस वेरिएशन के आधार पे आप किसी को बियर कहते हैं, किसी कुछ कहते हैं, किसी कुछ कहते हैं, तो चलता रहेगा, है ना? इसके अलावा च्युइंगम, है ना, इसके अलावा आपका क्या आ जाता है, इसी में च्युइंगम आ जाता है। और च्युइंगम के अंतर्गत क्या आ जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। तो एक मिनट, सॉरी, है ना, च्युइंगम के अंतर्गत क्या आ जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो आज की तारीख में मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट चल रहे हैं, मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं जिनका कुछ उद्देश्य कैसा है कि च्युइंगम की प्रक्रिया के माध्यम से, है ना, च्युइंग गम की प्रक्रिया के माध्यम से कई सारे क्या है आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा रहे होंगे, तो वो सब भी फूड की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके अलावा एनी सब्सटेंस इंक्लूडिंग वाटर यूज्ड इन फूड ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग, प्रिपरेशन और ट्रीटमेंट। इसके अलावा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें वाटर का प्रयोग हो रहा है सामान्य तौर पर, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, उसमें साथ में हम पानी को भी जोड़ लेते हैं। पानी भी क्या है, फूड की कैटेगरी में अंतर्गत आता है, लेकिन पानी भी कौन सा, जैसा कि इसमें मेंशन है, जो कि फूड प्रिपरेशन में प्रयोग किया जा रहा है, वो पानी। ठीक है, तो हम इस चीज को क्या मान के चल रहे होते हैं, फूड मान के चल रहे होते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज आपका इसके अंतर्गत आती है। ठीक, ठीक है, अब ये चीज वही हिंदी में लिखी हुई है, अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है जो वहां का मैंने अभी यहाँ पे लगा दिया था। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है 243 जेड ए के तहत, है ना, 243 जे के तहत हमने डिफाइन किया था फूड को, और 243 जेड के तहत हमने डिफाइन किया हुआ था अपने किसको, प्राइमरी फूड को। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। अब इसी में आपका आ जाता है ना, अब इसी में आपका आ जाता है कि खाना क्या नहीं होगा, हम किसको कहेंगे कि ये खाना नहीं है ना, इस चीज को भी समझो। सबसे पहले एनिमल फीड, कपिला पशु आहार, वो पहले एक ऐड आता था, कपिला पशु आहार आहार है, खाना है, लेकिन मेरा खाना नहीं है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं बना, वो किसके लिए बना है, एनिमल कंजम्पशन के लिए, इसलिए वो फूड की श्रेणी में नहीं रखा गया। एक बात। दूसरा, ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है कि एफएसएसए जो एक्ट है 2006 का, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन से रिलेटेड चीजों से डील करता है, एनिमल कंजम्पशन से रिलेटेड चीजों से डील नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे इस पे परिभाषा में उसको एक्सक्लूड किया गया। ठीक है, इसके अलावा लाइव एनिमल्स अनलेस प्रोसेस्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब वापस से कि तुम क्या कर रहे हो, बकरी मारे और बकरी कच्ची खा गए, वो फूड नहीं है। लेकिन तुमने बकरी मारी, बढ़िया उसको आग में भूना सेका,
करी बनाई उसकी और फिर खा गए, वो फूड है। समझ रहे हो? तो मीट है या लाइव एनिमल को तुमने क्या कर लिया, जिंदा जानवर को खा गए है ना, और उसको मारे, उसको बिना प्रोसेस किए खा गए, तो ये खाना नहीं है। लेकिन उसको काट के बढ़िया पका रहे हो है ना, बढ़िया कुछ खाना बन रहा है, तो वो खाना है। ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स बिफोर हार्वेस्टिंग, ठीक है, तो हार्वेस्टिंग के पहले यदि आप प्लांट को खा जा रहे हैं तो वो भी फूड नहीं है। ड्रग्स एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स फूड नहीं है भाई, ड्रग्स ड्रग्स हैं, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो इस चीज को, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स की श्रेणी में भाई तुमने वो हो रहे हैं, फुंसियां हो रही हैं तुमको, तुम गए स्किन केयर वाले के पास, वो तुमको कुछ दवाइयां लगाने के लिए दे रहा, थोपने थोपने के लिए कुछ क्या दे रहा तुमको, गोलियां खाने के लिए, वो खाना है? नहीं, खाना नहीं है वो, है ना, मतलब दवाई खाना है, वो फूड नहीं है। ठीक है। इसके अलावा नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, तुम बैठ के गांजा फूंक रहे हो, क्या वो फूड की श्रेणी में आएगा? नहीं, फूड की श्रेणी में नहीं, वो अपराध की श्रेणी में। ठीक है, फूंकना मत आज से। ठीक है। तो इस चीज को हम क्या मानेंगे, डिफाइन करेंगे, फूड क्या होता है और फूड क्या नहीं होता है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक। अब आता है कि अच्छा, ये वापस हिंदी में था। अब यहां से आता है कि फूड का इतिहास हम देखते हैं, तो कई हिस्सों में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। इन कई हिस्सों में से जो पहला हिस्सा हमारा आता है, वो आता है प्री हिस्टोरिक और एंशियंट फूड सिस्टम्स। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एंशियंट फूड सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं उसको देखते हैं सबसे पहले। तो प्री हिस्टोरिक एंशियंट फूड सिस्टम का जो टाइमलाइन है वो जाएगा लगभग 3000 BC के पहले, है ना, मतलब वन फर्स्ट एडी से भी 3000 साल पहले का। ठीक है। अब क्या हो रहा था, इस चीज को समझो। अभी हो क्या रहा, वहां पे हंटिंग गैदरिंग चल रही। भाई हमारे पूर्वज हैं, वो करेंगे क्या? कुछ खाने की व्यवस्था नहीं ना भाई, हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, है ना। अर्ली ह्यूमंस डेवलप्ड अ वाइल्ड डिपेंडेंट ऑन वाइल्ड प्लांट्स, फ्रूट्स एंड हंटेड एनिमल्स। ठीक है भाई, अभी हम आगे पढ़ेंगे अपने इंडिया वाले उसमें, जब इतिहास, फूड के इतिहास में देखेंगे कि भाई भीमबेटका में बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं जो डिपिक्ट करती हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, बकरी, भेड़, कई सारे जानवरों को पकड़ के वहां पे पेंटिंग्स में दिखाया गया, मार रहे हैं, है ना, उनको जलाते हुए दिखाया जा रहा है। इसका मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे वो भी खाना खा रहे थे, लेकिन कौन सा खाना खा रहे थे? वो हंटिंग गैदरिंग पे डिपेंडेंट खाना खा रहे थे, है ना। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। तो हंटिंग गैदरिंग उस समय चल रही थी। इसके अलावा इसी कालखंड में, प्री हिस्टोरिक एंशियंट फूड सिस्टम के कालखंड में एक आध चीज आती, फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। बोले साहब हुआ क्या? तो डोमेस्टिकेशन ऑफ द प्लांट्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ द प्लांट का मतलब होता है कि पहले जो प्लांट वाइल्ड थे, जंगलों में हो रहे थे, अब उनको हमने क्या करना चालू कर दिया, घरों में, खेतों में उगाना चालू कर दिया, लगाना चालू कर दिया। ठीक है। इन इसके अलावा डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स, पहले जो जानवर जंगल में रह रहे थे, हम उनको पकड़ के मार के खा रहे थे, अब हमने उन्हीं जानवरों को क्या करना चालू कर दिया, डोमेस्टिकेट करना, पालना चालू कर दिया, घरों में रखना चालू कर दिया। ठीक है। अ, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेगन इन द फर्टाइल क्रीसेंट मेसोपोटामिया लीडिंग टू सेटल्ड सोसाइटीज। हम जैसे पढ़ते हैं कि पुरानी सभ्यताओं में कई सारी सभ्यताओं का नाम आता है, जैसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, है ना, सिंधु सभ्यता सिविलाइजेशन हमारी हो गई। ऐसे ही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन उसी श्रेणी में आ जाती है। तो ये हम उसके कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को देख रहे हैं। ठीक है। अब अगले चरण में क्या होगा भाई? तो जो चीज आज तुमने डोमेस्टिकेट करना चालू किया है, तो उस चीज को आगे बढ़ाओगे भी तो ना भाई, कि भाई आज मैंने खेती करना चालू किया है, तो कल मैं उसमें पानी लगाना चालू करूंगा, तो इरिगेशन की फैसिलिटीज आ जाएंगी। जब मैं उसमें पानी लगाना चालू कर दूंगा तो मेरी प्रोड्यूस अच्छी होगी। प्रोड्यूस अच्छी का मतलब क्या होता है कि मेरे कंजम्पशन रेट से ज्यादा हो जाएगी। मुझे साल भर में 10 किलो चाहिए था, लेकिन मैंने उगाया कितना, 50 किलो, तो 40 किलो एक्स्ट्रा आया। मैं क्या करूं, उसका स्टोर करके रखूंगा। ठीक है। तो यहाँ से इरिगेशन और स्टोरेज का सिस्टम भी क्या होना चालू हुआ, विकसित होना चालू हुआ। तो अर्ली सिविलाइजेशंस लाइक मेसोपोटामियंस एंड इजिप्शियंस डेवलप्ड इरिगेशन एंड ग्रैनरीज फॉर फूड सिक्योरिटी। जैसे उदाहरण के लिए, इसको हम अभी सब इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे हम जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे इस फूड के कॉन्टेक्स्ट में, तो देखेंगे कि वहां पे अन्नागार पाए जाए थे, ग्रैनरीज, है ना, लार्ज ग्रैनरीज पाई गई हैं। खास करके कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो इवन हड़प्पा से भी साक्ष्य मिले हैं उसके। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो लार्ज ग्रैनरीज के साक्ष्य मिले हैं, तो उसी प्रकार के साक्ष्य तो मेरे भाई मेसोपोटामिया और इजिप्ट इजिप्ट में भी मिल रहे थे। समझ रहे हो? ठीक है। तो वो किस चीज के लिए हो रही थी? तो एक्सेस जो प्रोड्यूस निकल करके आया है, उसको स्टोर करके रखने के लिए क्या है, उसको उपयोग किया जा रहा था। ठीक है। इस चीज को समझना है। अब उदाहरण के लिए क्या क्या हुआ उस समय? तो डोमेस्टिकेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले इन मेसोपोटामिया, शुरुआती चरण में क्या हुआ था? व्हीट और बार्ले का, है ना,
व्हीट मतलब गेहूं, बार्ले मतलब जौ, ठीक है। तो व्हीट और बार्ले का डोमेस्टिकेशन चालू हुआ था। राइस कल्टीवेशन चालू हुआ चाइना में 7000 बीसी के आसपास। 5000 बीसी के पास मेज डोमेस्टिकेशन चालू हुआ था मक्के का, हमें मकई का वो चालू हुआ था, उगाना चालू किया गया कहाँ पे, मेसोपोटामिया में। तो ये कुछ अर्ली स्टेजेस हैं, शुरुआती चरण में जब मनुष्य सेटल हो रहा था और वो प्रयास कर रहा था कि वो अपने लिए कुछ क्या कर पाए, उगा पाए अपने खाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज अभी क्या थी, फ्री हिस्टोरिक स्टेज में, ये उसी चीज का हिंदी में है, ठीक है। अब आता है इसी का क्लासिकल एरा या शास्त्रीय युग, है ना। ये 3000 से लेकर के 500 बीसी के बीच बैठेगा। इस दौरान क्या हुआ उस चीज को समझो। तो इस दौरान मोटा मोटा तौर पे कहें, जस्ट अ मिनट, हाँ, अब इस दौरान मेजर एडवांसमेंट क्या निकल कर के आया, सबसे पहले समझो ग्लोबल ट्रेड हुआ। बोले साहब ग्लोबल ट्रेड क्या एग्जैक्टली हो रहा था। तो इस समय तक मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि कई सारे सिल्क रूट्स विकसित हो रहे थे, जिसमें एक प्राइमरी सिल्क रूट जो आप जानते हैं मेरे ख्याल से, ये सॉरी, जो चाइना आजकल क्लेम करता है ना, हमारे देश के नदन हिस्से से निकल करके जाता था किसी जमाने में, है ना, जो कनेक्ट करता था यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, है ना, चाइना को। तो सिल्क रूट्स फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज ऑफ द स्पाइसेस, ग्रेन्स एंड प्रिजर्व्ड फूड्स, ठीक है। तो सिल्क रूट की वजह से एशियन कॉन्टिनेंट के स्पाइसेस, एशियन कॉन्टिनेंट के ग्रेन्स, एशियन कॉन्टिनेंट के प्रिजर्व फूड्स कहाँ जाने लग गए, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स और यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स जाने लग गए। और वाइस वर्सा कि वहां का चीज यहाँ आने लग गया। इससे हुआ क्या, एक्सचेंज होना चालू हो गया, ठीक है। वहां की चीज यहाँ उगेगी, यहाँ की चीज वहां उगेगी, ठीक है। एक दूसरा, फूड प्रोसेसिंग चालू हुई। क्या चालू हुआ फूड प्रोसेसिंग में, फर्मेंटेशन एंड ब्रेड मेकिंग बिकेम वाइड स्प्रेड, ठीक है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस आज कोई नई प्रोसेस नहीं है, हजारों साल पुरानी प्रोसेस है, और ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो तुम दही बनाते हो तो वो भी फर्मेंटेशन से बन रहा है, और दही आज से तो बन नहीं रहा भाई, भगवान कृष्ण भी दही खा रहे थे, है ना। तो वो बड़ी पुरानी प्रोसेस है। तो ये फर्मेंटेशन की जो प्रैक्टिस थी वो वाइड स्प्रेड चालू होना चालू हो गई। और दूसरा साथ में क्या हुआ, ब्रेड मेकिंग होना चालू हुआ। हमारे यहाँ पे ब्रेड स्टेपल फूड नहीं है, ठीक है। स्टेपल फूड का मतलब होता है मुख्य आहार, जो हम खाते हैं। हमारा मुख्य आहार क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी। लेकिन ब्रेड की मैं बात करूं तो पूरे यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ब्रेड उनका स्टेपल फूड है। को भूख लगेगी तो अपनी अम्मा को बोलोगे, अम्मा रोटी सब्जी बना, दाल भात बना, वो क्या बोलेंगे, मम्मी ब्रेड बनाओ, हैं। समझ रहे हो। तो ये फूड प्रोसेसिंग चालू हो गई। इसके अलावा डाइवर्स डाइट्स, द ग्रीक एंड रोमन डाइट्स इंक्लूड ऑलिव्स, वाइन, डेयरी, मीट्स, ये सब चालू हो गया उनके खाने में। एक डाइवर्सिटी आ गई। डाइवर्सिटी में आने का मतलब यहाँ पे क्या है, तो उनके खाने में शराब हो गया, डेयरी हो गया, मांस हो गया, ये सब प्रकार के प्रोडक्ट आने लग गए। अब इसमें कुछ और डेवलपमेंट हुए, जैसे उदाहरण के लिए कि मिस्र में बियर का उत्पादन चालू हो गया। चीन में मांस को संरक्षित करने के लिए नमक का उपयोग होने लग गया। अभी भी होता है ना, अभी भी होता है। आगे हम चल करके जब पढ़ेंगे मीट प्रोसेसिंग के बारे में, आगे काफी आगे क्लासेस होंगी इस चीज की, ठीक है। तो मीट प्रोसेसिंग के बारे में जब हम पढ़ना चालू करेंगे तब देखेंगे कि मीट को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। तो प्रिजर्वेशन की सबसे जो ओल्डेस्ट टेक्निक है उसमें क्या है भाई, नमक उसमें मिला करके रख दो, प्रिजर्व भी करेगा, स्वाद भी देगा, दोनों चीजें एक साथ हो रही है भाई, है ना। इसके अलावा रोमन्स ने मल्टीपल कोर्स मील शुरू किया। अभी भी जैसे उदाहरण के लिए खाने में सिर्फ एक ही डाइट क्यों शामिल करो, जैसे उदाहरण के मैं सिंपल सा कहता हूँ कि मुझे भात पसंद है, भात दार पसंद है, या मैं कहता हूँ कि चलो भात खाता हूँ, पुलाव खा रहा हूँ मैं रोज रोज। लेकिन क्या पुलाव खाने की वजह से, क्या मुझे पुलाव बहुत पसंद है, पुलाव खाने की वजह से, बार बार पुलाव खाने की वजह से क्या मेरा एक न्यूट्रिशन मिनिमम न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो पूरा होगा, कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो मिनिमम न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मल्टीपल कोर्स मील चाहिए मेरे खाने में क्या होना चाहिए, कई सारे ग्रेन्स होने चाहिए। तो कई सारे ग्रेन्स होंगे तो किसी में से प्रोटीन मिलेगा, किसी में से फैट मिलेगा, किसी में से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, किसी में से कोई विटामिन मिलेगा, किसी में से कोई मिनरल मिलेगा। समझ रहे हो। तो ये चीज चालू हो गई, ठीक है। इसके बाद जो अगला चरण आया वो आया मेडाइवल फेज। अब इस मेडाइवल फेज वाली प्रणाली में क्या हुआ उसको समझो। 500 से सी से लेकर 1500 के बीच का क्या डेवलपमेंट हुआ। तुमने सबसे पहले देखा प्री हिस्टोरिक फेज में कि एग्रीकल्चर बस शुरुआत ही हुई थी। क्लासिकल एज में तुमने पूरा स्टेब्लिश कर लिया। अब उसके अगले चरण में चलो ना।
एग्रीकल्चर या कृषि का क्या हो गया, फ्यूडलिज्म में चला गया। फ्यूडल एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग स्टैंडर्ड, क्रॉप रोटेशन सिस्टम्स इम्प्रूव्ड यील्ड है ना, कि भाई दो चीजें यहाँ पे डेवलप हुई। एक क्या डेवलप हुआ, फार्मिंग स्टेट डेवलप हुआ। फार्मिंग स्टेट डेवलप होने का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो एग्रीकल्चर पहले क्या थी, इंडिविजुअल बेस्ड थी, अब उसके लिए क्या होने लग गया, संपत्तियां बनने लग गई है ना। अब उसके लिए क्या हो गया, फ्यूडल लॉट्स निकल करके आ गए, मतलब कोई एक व्यक्ति क्या करेगा, जमीन को ओन करेगा, जमीन का मालिकाना हक रखेगा, दूसरा व्यक्ति आके उस पर खेती करेगा। और इसके बाद एक और क्या काम हो गया, तो फसल चक्र आ गया, क्रॉप रोटेशन। बोले साहब क्रॉप रोटेशन क्या होता है, तो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि आप अपनी जमीन में बदल बदल करके क्या करिए, खेती करिए। मतलब इस सीजन में तुमने गेहूं बोया, अगले सीजन में तुमने धान बो दिया, उसके अगले सीजन में कोई और फसल बो दी, उसके अगले सीजन में कोई और फसल बो दी, फिर गेहूं पलट के क्या है 1.5 साल बाद आया। तो ये रोटेशनल उसमें मैनर में क्या है, खेती होने लग गई, क्रॉप रोटेशन। इससे फायदा होता है, इससे जमीन की उपजाऊ बढ़ती है। क्रॉप रोटेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना, पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा स्पाइस ट्रेड आया, जैसा हमने पीछे देखा था, पीछे हमने पढ़ा कि सिल्क रूट की वजह से कई सारी चीजें एक्सचेंज हो रही थी यूरोपियन और एशियन कॉन्टिनेंट के बीच में, अमेरिकन और एशियन कॉन्टिनेंट के बीच में। लेकिन साथ में एक चीज और यहाँ पे निकल करके आई अगले चरण में, स्पाइस का ट्रेड चालू हुआ। जब पता चल गया कि यहाँ एशियन कॉन्टिनेंट में, प्राइमरली इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्पाइस बहुत मात्रा में होता है, तो उन लोगों को अपने खाने में वैरायटी चाहिए थी। जैसा हमने पीछे देखा ना भाई, हमने पीछे इस चीज को समझा कि रोमन्स को मल्टीपल कोर्स मील चाहिए। मल्टीपल कोर्स मील कैसे आ सकता है भाई, स्वाद बढ़ाने से आ सकता है, वैरायटी बढ़ाने से आ सकता है। तो उनने क्या चालू कर दिया, स्पाइस का ट्रेड करना चालू कर दिया, यहाँ से स्पाइस लेकर के गए। उसी स्पाइस की खोज में ब्रिटिशर्स आ गए, डचेस आ गए, फ्रेंच आ गए, सभी यूरोपियंस भारत में आ गए, पूरे एशिया में आ गए, ठीक है। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन, मतलब फूड प्रिजर्वेशन के लिए क्या और चालू हो गया यहाँ पर, जैसे पिकलिंग, अचार की प्रोसेस आ गई, ड्राइंग सुखाना, लवड़ीकरण, सॉल्टिंग, है ना। भाई पीछे तुमने को बताया ना मैंने कि चाइना में मीट को प्रिजर्व करने के लिए उसको नमक में मिला करके रख दिए। इससे हुआ क्या साहब, मीट की सेल्फ लाइफ बढ़ गई। मीट की सेल्फ लाइफ क्या हो गई, अपने आप बढ़ गई। तो यही चीज यहाँ पे एक प्रोसेस के तौर पे उभर करके आ गई, ठीक है। कौन कौन सी, सॉल्टिंग की प्रोसेस, ड्राइंग की प्रोसेस, पिकलिंग की प्रोसेस, ये प्रिजर्वेशन प्रोसेस निकल करके आ गई। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब प्रिजर्वेशन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या की डेवलपमेंट्स रहे, तो वाइकिंग्स ने सूखी और नमक लगी मछलियों का उपयोग किया। तुमने एक वेब सीरीज आई थी वाइकिंग्स। वाइकिंग्स कौन होते थे, तो जब क्रिश्चियनिटी का उदय नहीं हुआ था। क्रिश्चियनिटी का उदय कब हुआ, फर्स्ट एडी में। जब क्रिश्चियनिटी का उदय नहीं हुआ था, मतलब फर्स्ट एडी के पहले, यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट में, सॉरी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते थे, उनको वाइकिंग्स कहा जाता था। वो क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स नहीं थे। क्रिश्चियन लोग उनको पागन्स कहते थे। क्या कहते थे उनको, पागन्स। अब ये जो पागन्स लोग थे, वो अपना जो जीवन जी रहे थे, उस वाइकिंग सीरीज में इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया, देखिएगा कभी जीवन में समय मिले तो वाइकिंग्स में जो उनके आहार की तकनीकें थी, उन सबको दिखाया गया है। नीटली ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आएगा, है ना। तो सूखी और नमक लगी मछलियों को उपयोग कर रहे थे, ये चीज तो चाइना में ऑलरेडी चल रही थी भाई, समझ रहे हो। इसके अलावा यूरोप में चीनी और मसालों का आयात बढ़ गया, चीनी मतलब शक्कर का आयात, है ना। इसके अलावा मसालों का आयात यहाँ से, हमारे यहाँ से बढ़ गया। इसके अलावा अमेरिका के स्थानीय समाजों में आलू और टमाटर की खेती होने लग गई। अभी हम पढ़ेंगे न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल्स। तो अमेरिका में न्यू वर्ल्ड वेजिटेबल्स, न्यू वर्ल्ड वेजिटेबल्स का उत्पादन चालू हो गया। और ये जो न्यू वर्ल्ड वेजिटेबल्स का उत्पादन वहां चालू हुआ, टमाटर, आलू, प्याज का, वो सब बाद में भारत आ जाएंगी, दुनिया के अलग अलग देशों में चली जाएंगी, अफ्रीका, भारत, पूरा एशिया, यूरोप। और ये किसके माध्यम से जाएंगी, कोलंबियन एक्सचेंज के माध्यम से। काय के माध्यम से, कोलंबियन एक्सचेंज के माध्यम से। पढ़ेंगे इस चीज को आगे, है ना। तो ये मध्यकालीन हिस्सा हो गया। अब इसके बाद जो चीज आती है वो है अर्ली मॉडर्न पीरियड। अब अर्ली मॉडर्न पीरियड को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये क्या कहता है ना। अर्ली मॉडर्न जो पीरियड है, उसके तहत कुछ इनोवेशंस हुए, जिसमें एक सबसे पहले का हुआ कोलंबियन एक्सचेंज, है ना। सबसे पहले क्या हुआ, कोलंबियन एक्सचेंज। कोलंबियन एक्सचेंज को समझो, एक मिनट, है ना। ठीक है। कोलंबियन एक्सचेंज पहले पीछे बताया आपको कि ये 15वीं शताब्दी में कोलंबियन एक्सचेंज हुआ।
इसने कुछ नए खाद्य पदार्थों को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, जिसमें जैसे उदाहरण के लिए पोटैटोज टू यूरोप, व्हीट टू द अमेरिकन्स। ठीक है, ये इस प्रकार की, इसको हम पूरा चैप्टर अभी पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा न्यू culinary ट्रेडिशंस, खाने को पकाने की नई पद्धतियां उत्पन्न हुई। मिक्सिंग ऑफ इंडिजिनस एंड यूरोपियन फूड्स, एग्जाम्पल चॉकलेट एंड वनीला पॉपुलराइज इन यूरोप, है ना। तो कुछ इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स होना चालू हुए, जिसमें हमने क्या कर दिया, लोकल चीज को इम्पोर्टेड चीज के साथ मिक्स करना चालू कर दिया। जैसे तुम समझो इस चीज को कि तुम चाउमीन खाते हो, चाउमीन किधर का है, चाइना का खाना है, लेकिन तुमने इधर चाउमीन लेकर के आए, है ना, चाउमीन तुम्हारे इधर पे आया, और तुमने क्या कर दिया, एक नई culinary टेक्निक विकसित करी। क्या टेक्निक विकसित करी तुमने, culinary टेक्निक, जो चाउमीन उनका ओरिजिनल जो मेथड से बन रहा था उसको तुमने पूरा बदल दिया। तुम यहाँ के चाउमीन में क्या डालने लग गए, अपना चीज डालने लग गए, पत्ता गोभी डालने लग गए, पता नहीं क्या क्या सब डालने लग गए, है ना। ये क्या हुआ, एक नई culinary टेक्निक है। ऐसी culinary टेक्निक वहां पे डेवलप होना चालू हो गई। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी आ गई। क्यों आ गई फूड सिक्योरिटी, तो एग्रीकल्चर जब एडवांसमेंट होगा, है ना, जब क्या होगा, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट होगा, फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो मेरे भाई खाद्य सुरक्षा नहीं हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत दो से तीन बातें शामिल है। मतलब क्या क्या बातें शामिल है, सभी को, टू ऑल द पीपल, सभी समय पर, एट ऑल द टाइम। ठीक है, किफायती कीमत पर, एट अफोर्डेबल प्राइजेस, खाना उपलब्ध हो, तो उसको हम फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। सभी को सभी समय पर वहनीय कीमत में यदि खाना उपलब्ध है तो हम उसको फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। टू ऑल द पीपल एट द ऑल टाइम्स एट अफोर्डेबल रेट्स, यदि फूड उपलब्ध है तो हम उसको फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। ये फूड सिक्योरिटी आ गई, आज की तारीख में है, हमारे देश में भी, है ना। अब कुछ चीजें इस दौरान विकसित हुई, जैसे कॉफी बिकेम स्टेपल बेवरेज इन यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। कॉफी जो यहाँ से इंपोर्टेड थी, है ना, इसको मतलब वहां की जो चीज थी उसको वहां पे क्या कर लिया गया, एज ए स्टेपल फूड बना लिया गया। लोग सुबह शाम कॉफी पी रहे हैं, जैसे तुम्हारे यहाँ चाय पीते हो तुम, है ना। इसके अलावा पोटैटोज बिकेम अ की स्टेपल इन आयरलैंड जर्मनी। आयरलैंड और जर्मनी में पोटैटो क्या हो गया, स्टेपल फूड बन गया। अब इस चीज को वापस से समझो कि तुम फ्रेंच फ्राइज जो खा रहे हो, तो वो भी कहाँ से आया, यूरोप से ही आया ना। अब फ्रेंच फ्राइज बन किस चीज का रहा है, कुछ नहीं है, आलू को लंबा लंबा काट दो, फ्रेंच फ्राइज बन जा रहा है। तो ये वहां का स्टेपल फूड हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, 1795 में निकोलस अपर डेवलप्ड कैनिंग टेक्निक। इस चीज को हम आगे अलग से पढ़ने वाले हैं प्रिजर्वेशन टेक्निक के तहत, कि 1795 में निकोलस अपर्ट ने क्या किया, कैनिंग टेक्निक डेवलप कर दी। बोले कैनिंग टेक्निक क्या है भाई, प्रिजर्वेशन के लिए केन्स का यूज करते हो तुम, है ना। भाई फूड के केन्स आती है, बॉटल्स रहती हैं, उन केन में यदि आप अपना फूड रख दो तो लंबे उसकी सेल्फ लाइफ अपने आप बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि माइक्रोबियल अटैक नहीं हो पाता है। तो वो चीज क्या हो गई, यहाँ पे निकल करके आ गई। ठीक है, तो इस चीज को हमने अर्ली मॉडर्न पीरियड के तहत समझा। इसके बाद आ जाता है आपका औद्योगिक क्रांति और आधुनिक खाद्य प्रणाली। ठीक है, औद्योगिक क्रांति और आधुनिक खाद्य प्रणाली क्या इसके तहत आया, इसको समझो, है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मॉडर्न फूड सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या हुए इस दौरान, इस चीज को समझते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। कृषि का क्या हो गया, एक तरीके से कहें तो आधुनिकीकरण हो गया, या यूं कहें कि हमने कृषि को एक उद्योग में कन्वर्ट कर दिया। कृषि आधारित उद्योग या कृषि उद्योग हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें हमने किया क्या एग्जैक्टली, तो मैकेनाइजेशन किया। पहले बैल चलते थे, अब ट्रैक्टर चलता है। पहले बैल से ही क्या होता था, सब कुछ काम होता था। अब जुताई के लिए अलग मशीन है, गहाई के लिए अलग मशीन है, हर चीज का मैकेनाइजेशन कर दिया। ठीक, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग निकल करके आई। क्या निकल के आया, तो पास्चुराइजेशन निकल करके आया। लुई पास्चर के माध्यम से हम लोग को निकल के आया कि भाई एक सर्टेन टेम्परेचर में तुमको क्या करना है, पास्चुराइज कर देना है, तो सेल्फ लाइफ बढ़ जाती। तो पास्चुराइजेशन हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया, कैनिंग। अभी हमने देखा निकोलस अपर्ट ने 1795 में क्या खोजा था, कैनिंग टेक्नोलॉजी का खोज किया था। तो निकोलस अपर्ट की कैनिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमने फूड प्रिजर्वेशन करना चालू कर दिया। तो इससे हुआ क्या, इससे खाद्यान्न की सेल्फ लाइफ बढ़ गई, लॉन्गेविलिटी आ गई, है ना। इससे क्या हुआ, खाद्यान्न की सेल्फ लाइफ बढ़ गई। इसके अलावा क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसका प्रभाव पूरे विश्व में आया। भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। यहाँ पर भी डॉक्टर स्वामीनाथन के प्रयासों से उसका प्रभाव निकल करके आया। इससे हुआ क्या, इससे हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज थे, HYV, है ना, कौन से बीज, HYV बीजों का प्रयोग हुआ। हमने भारत में HYV बीजों के सिर्फ दो ही प्रकार के बीजों का प्रयोग किया, कौन कौन सा भाई, गेहूं और चावल।
और हमने गेहूं और चावल के एचवाईवी बीजों का प्रयोग करके हमारे देश में जो फूड इनसिक्योरिटी थी, खाद्य सुरक्षा थी, उसको हमने सॉल्व कर दिया। समझ रहे हो? ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, जो हाई यील्ड वैरायटी आया उससे प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या हुआ, दो चीजों का समस्याओं का समाधान हो गया। दोनों समस्याएं एक ही प्रकार की हैं लेकिन सीवियरिटी अलग अलग है। एक क्या है, पहली समस्या पहले स्टेज की हंगर, हंगर बोले तो भुखमरी, लेकिन भुखमरी से भी अगला चरण क्या आ जाता है, अकाल, है ना। तो दो समस्याओं का हमने एक समाधान कर दिया, हंगर और फेमाइन, दोनों समस्याएं यहाँ से खत्म। इसके अलावा क्या हुआ, एक और चीज आई, वो है फास्ट फूड एंड ग्लोबलाइजेशन। फास्ट फूड का मतलब समझ लो, फास्ट फूड मतलब हर वो खाना जो पहले से बना बनाया और पैक्ड फॉर्म में उपलब्ध हो रहा है, वो फास्ट फूड है। अभी सामान्य भाषा में समझने के लिए, ये बहुत सारे नुकसान है। ये फास्ट फूड आज की तारीख में जंक फूड में कन्वर्ट हो गया है। जंक फूड, जिसको सामान्य भाषा में HSS फूड कहा जाता है ना, क्योंकि इसमें हाई सॉल्ट होता है, हाई लेवल ऑफ शुगर होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जंक फूड आपके सिलेबस में दिया हुआ है। खैर, तो फास्ट फूड निकल करके आ गया और ग्लोबलाइजेशन हुआ। बोले फास्ट फूड और ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे संबंध क्या है, तो मास प्रोडक्शन चालू हो गया और ट्रांसफॉर्म्ड डाइट्स वर्ल्ड वाइड। मतलब फास्ट फूड आएगा तो तुम्हारे खाने के तरीके में बदलाव आएगा। भाई खाने के तरीके में क्या बदलाव आ जाएगा, कि पहले आज से 20 साल पहले तुम कुछ और खा रहे थे, आज कुछ और खाते हो। पहले तुमको भूख लगती थी, तुम खाना बनाने किचन में जाते थे, अब तुमको भूख लगती है, तुम मोबाइल में जाते हो और स्विगी और जोमेटो और ब्लिंकिट में जाते हो। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये परिवर्तन आया। कुछ उदाहरण है, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे लुई पास्चर ने पास्चराइजेशन का डेवलपमेंट किया, हमने यहाँ पे इस चीज को देखा था। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेस्ड एंड फ्रोजन फूड्स बिकेम कॉमन। प्रोसेस्ड और फ्रोजन फूड का मतलब यहाँ पे क्या है, कि शीत कंडीशन में, ठंडी अवस्था में रखा हुआ खाना लंबे समय तक क्या है, सुरक्षित रहता है, लॉन्गेबिलिटी रहती है ना। लॉन्गेबिलिटी रहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कि उसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा रहती है। अब सेल्फ लाइफ ज्यादा रहेगी, सीधी सी बात है, तो लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। तो एक ये चीज है। इसके अलावा 21st सेंचुरी में क्या हुआ, तो राइज ऑफ ऑर्गेनिक एंड प्लांट बेस्ड डाइट्स। ऑर्गेनिक फूड आपके उसमें सिलेबस में दिया हुआ है, पढ़ेंगे। इसके अलावा प्लांट बेस्ड डाइट्स का यहाँ पे क्या है, प्रभाव बढ़ने लग गया। तो ये पूरा का पूरा क्या था, हिस्ट्री ऑफ फूड था एट अ वर्ल्ड लेवल। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो है न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल्स। ठीक है, न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल्स क्या है, अब उसको समझ लो। समझो पहले दो चीजों को, कि एक न्यू वर्ल्ड था, एक ओल्ड वर्ल्ड था। ओल्ड वर्ल्ड मतलब क्या, न्यू वर्ल्ड मतलब क्या, पहले ये समझ लो, अमेरिका। और ओल्ड वर्ल्ड मतलब क्या, सब कुछ अदर देन अमेरिका। तो उनके वो लोग कुछ और उगा रहे थे, कुछ और खा रहे थे, हम लोग कुछ और उगा रहे थे, हम कुछ और खा रहे थे। अब वो क्या उगा रहे थे, वो क्या खा रहे थे, हम क्या उगा रहे थे, हम क्या खा रहे थे, इसको पहले समझना है। और फिर दोनों को मिक्स करेंगे। दोनों को मिक्स किसके रूप में करेंगे, कोलंबियन एक्सचेंज के रूप में। किसके रूप में, कोलंबियन एक्सचेंज के रूप में। ठीक है, तो न्यू वर्ल्ड वेजिटेबल्स वर इंट्रोड्यूस टू द ओल्ड वर्ल्ड आफ्टर द कोलंबियन एक्सचेंज इन द 15th सेंचुरी। 1497 के आसपास। कब, 15th सेंचुरी में भी कब, 1497 के आसपास क्या हुआ, ये एक्सचेंज हुआ। इस एक्सचेंज के माध्यम से क्या हो गया, ये पूरी की पूरी न्यू और ओल्ड वर्ल्ड की वेजिटेबल्स एक दूसरे को प्राप्त हो गई, है ना। अब इसके तहत, न्यू और ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल्स के तहत क्या क्या कंट्री आती हैं, तो ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल में की वाली कंट्रियां क्या हैं, तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका। अभी मैंने बताया कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका ओल्ड में हो गए, तो अमेरिका का पूरा किस में चला गया, न्यू में चला गया। अब ये जो न्यू और ओल्ड के बीच में जो ये सब्जियां थी या चीजें थी, इनका हमको क्या करवाना है, भाई एक्सचेंज करवाना है ना। तो ये एक्सचेंज किसके माध्यम से होगा, कोलंबियन एक्सचेंज के माध्यम से होगा, है ना। काय के माध्यम से होगा, कोलंबियन एक्सचेंज के माध्यम से होगा। अब ये कोलंबियन एक्सचेंज है क्या एग्जैक्टली, तो 1492 का, सॉरी, है ना, 1492 का है ये। 1492 का जो कोलंबियन एक्सचेंज है, इसने अमेरिकन वेजिटेबल्स को यूरोपियन, अफ्रीकन और एशियन मार्केट में ला दिया, और अफ्रीकन, एशियन और यूरोपियन वेजिटेबल्स को अमेरिकन मार्केट में पहुंचा दिया। बस यही एक्सचेंज है। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ, किसके कारण हुआ, तो कोलंबस के कारण हुआ। किसको कारण से, है ना, इसको हम कहते हैं कोलंबियन एक्सचेंज। तो ये एक पोर्चुगीज जो वॉयजर था, है ना, पोर्चुगीज वॉयजर या पोर्चुगीज यात्री, कौन, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्राओं की वजह से ये न्यू और ओल्ड वर्ल्ड की जो वेजिटेबल्स हैं एक दूसरे में क्या हो गई, मिक्स हो पाई। अब ये न्यू और ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल्स हैं क्या, इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं इसमें। तो
सबसे पहले ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल्स को समझ लेते हैं। ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल्स में क्या क्या आया? सबसे पहले जैसे कैरेट आया है ना, कैरेट जो कि ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल के तहत हम पढ़ रहे हैं। ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल में कौन आता है? अब यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ पर्सिया, पर्सिया मतलब ईरान, पर्सिया मतलब क्या होता है दोस्त? ईरान, है ना। किसी जमाने का पर्सिया आज का ईरान है ना। तो कैरट, गाजर, नेटिव टू पर्सिया, मॉडर्न डे ईरान और अफगानिस्तान, वहाँ अफगानिस्तान लिखा हुआ है। ईरान किसी जमाने का जो काबुल था वो आज का है ना, समझ रहे हो, पूरी कहानी आप नहीं जाते हैं। तो नेटिव टू पर्सिया है ना। कैरेट्स वर ओरिजिनली पर्पल एंड व्हाइट बिफोर द ऑरेंज वैरायटी वाज डेवलप्ड। ये ऑरेंज वैरायटी वाज डेवलप्ड, ये डेवलप कैसे का मतलब हुआ भाई? तुमने उनके जीन में परिवर्तन किया। क्या किया तुमने भाई? उनके जीन में परिवर्तन करवाया। जीन में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, इंटेंशनली हो सकता है, अनइंटेंशनली हो सकता है। कैसे हो सकता है? इंटेंशनली हो सकता है, अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली कैसे हो सकता है भाई? तुम वहीं पे क्या कर रहे हो, एक जगह पे उगाए जा रहे हो, लेकिन ये एक दो दिन में नहीं होगा, सैकड़ों वर्षों में होगा। सैकड़ों वर्षों में ये परिवर्तन आएगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? कैरेट ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल है, जो कि पहले किस में होता था? पर्पल और व्हाइट रंग में होता था। अभी कौन सी वैरायटी आती है? तो अभी ऑरेंज वैरायटी आती है। तो अभी मार्केट में तुमको गाजर लेने जाओगे, ऑरेंज रंग की दिखेगी, लेकिन कोई गाजर तुमको सफेद दिख जाए, तुम्हारा दिमाग झकड़ा जाएगा, बोले ये तो मूली है साहब, गाजर नहीं है ना। खैर, इसके बाद आता है कैबेज, पत्ता गोभी। ये ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन, जो भूमध्य सागर का एरिया है वहां से ओरिजिनेट हुआ। जो कि यूरोपियन और एशियन दोनों के उसमें हिस्से में आता था। इसके अलावा ओनियन, प्याज, बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ओनियंस हैव बीन यूज्ड फॉर बोथ culinary एंड medicinal purposes। culinary एंड medicinal purposes कैसे भाई? मतलब तुम खाने में तो यूज कर ही रहो भाई, बढ़िया प्याज काटा और बढ़िया बनाया खाना, है ना। लेकिन मेडिसिनल पर्पज कैसे? जैसे तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, नहीं झड़ रहे होंगे, देख लो, है ना। यदि बाल झड़ रहे होंगे तो घर में कोई ना कोई सलाह देगा, कोई दोस्त सलाह देगा कि प्याज का वो निकाल लो, रस निकाल लो और बढ़िया उसको एलोवेरा जेल के साथ मिला करके लगाओ, है बढ़िया मजा करेगा, और झड़ जाते हैं बढ़िया फिर, है ना। मत लगाना। तो ये ओनियन हो गया। इसके अलावा तो गार्लिक हो गया, लहसुन, है ना, सेंट्रल एशिया रीजन में पाया जाता था। स्पिनाच हो गया, पालक पर्शिया रीजन में पाया जाता था। सलगम हो गया, यूरोप और एशिया में नेटिव था ये। पीज, मटर हो गए, आपके मेडिटेरियन रीजन में थे, है ना। इसके अलावा मूली हो गया, रेडिश और कोकम्बर, खीरा, ये सब ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल्स हैं। अब आता है न्यू वर्ल्ड वेजिटेबल्स क्या हैं, उसको समझ लेते हैं। न्यू वर्ल्ड वेजिटेबल्स के अंतर्गत हमने देखा सबसे पहले टमाटर, टोमेटो, है ना, टमाटर अमेरिका में होता था। ये सब अमेरिका का है, ये सब कुछ अमेरिका का ही है, ठीक है। इसके अलावा आलू, मेज, मक्का, जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अमेरिका है, इसलिए है, ठीक है। मक्का, इसके अलावा बेल पेपर, शिमला मिर्च हो गया, स्क्वैश, चिली पेपर, है ना, मिर्ची। इसके अलावा बीन्स, बीन्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजमा, किडनी बीन्स, इसको किसको बोलते हैं? किडनी बीन्स, राजमा को बोलते हैं। पिंटो बीन्स, लीमा बीन्स, ये सब वहीं पाए जाते थे। स्वीट पोटैटो हो गया, मतलब स्वीट पोटैटो क्या बोलते हैं? शकरकंद, है ना। इसके अलावा एवोकाडो हो गया। तो ये सब क्या था? न्यू वर्ल्ड वेजिटेबल्स था। तो न्यू वर्ल्ड वेजिटेबल्स और पीछे आपने ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल्स देखा, दोनों को हमने मिक्स कर दिया कोलंबियन एक्सचेंज के माध्यम से 1492 में। किसके प्रयासों से ये हुआ? है ना, क्रिस्टोफर के प्रयासों से, क्रिस्टोफर कोलंबस के प्रयासों से हुआ। तो ये पूरा का पूरा क्या था? एक्सचेंज था किसका? वेजिटेबल्स का, दुनिया के दो हिस्सों के बीच में, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आज की इस क्लास में हमने फूड की हिस्ट्री को समझा, लेकिन किस स्तर पर? वर्ल्ड के स्तर पर। नेक्स्ट क्लास में हम इसी फूड की हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन किसके स्तर पर देखेंगे उसको? इंडिया लेवल पे देखेंगे, भारत के स्तर पर देखेंगे, भारत में क्या इतिहास रहा उस चीज का, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक आप पहुंच पाए हो देखते देखते, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।